डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे, उसको मज़ीद स्टडी करेंगे। ये मैंने एक कोड सेगमेंट लिख लिया है उसी तरह का जिस तरह का हम पहले भी देख चुके हैं अपने कोर्स में। एक मैंने इंटीजर वेरिएबल नम बनाया, 15 उसमें लेट्स सपोज सेव कर दिया, यूज़र से लेकर भी कुछ सेव कर सकते हैं, किसी भी तरह उसके अंदर कोई वैल्यू आ गई है। फिर मैंने उसका एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल में सेव करना है, तो आई डिक्लेयर P1 टू बी अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, और उसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर कर दिया नम का। और अब मैं अगर नम की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो नम के नाम से भी इसको ऑब्वियसली एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हुए इसको एक्सेस कर सकता हूँ। Both of these expressions, num and static P1, will result in the same value being displayed on screen in this case, which is 15 in our example. तो दोनों केसेस में 15 डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली अगर मैंने नम की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं कह सकता हूँ नम इज इक्वल टू, या यूज़र से अगर वैल्यू लेनी है तो सीन एक्सेक्शन ऑपरेटर नम, एंड अल्टरनेटिवली आई कुड ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। तो जहाँ जहाँ पे नाम लिखा जा रहा था वहाँ पे मैं स्टैटिक P1 भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ नथिंग न्यू, ये हम पहले भी काफ़ी लेक्चर से इसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली सेम तरीका होगा अगर मैं हीप के ऊपर इस वेरिएबल को एलोकेट करवा लूँ। अब हीप के ऊपर जब मैं वेरिएबल को एलोकेट करवाऊँगा तो जाहिर है उसका कोई नाम नहीं होगा। अगर नाम नहीं है तो फिर मेरे पास यही मेथड रह जाएगा कि P1 के थ्रू, यानी कि पॉइंटर के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकूँ। वो भी हमने एग्जांपल उसकी काफ़ी सारी देखी है कि अगर मैं कहता हूँ इंट स्टैटिक PTR इज़ इक्वल टू न्यू इंट, तो मैंने हीप के ऊपर एक न्यू इंटीजर एलोकेट करवाया है और PTR में इसका एड्रेस स्टोर कर दिया। अब मैं अगर इस इंटीजर वेरिएबल में जो हीप के ऊपर एलोकेट हुआ है कुछ स्टोर करना चाहता हूँ तो जाहिर है उसका कोई नाम तो नहीं है। हीप के ऊपर कोई जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उसका नाम नहीं होता, सिर्फ उसके एड्रेस से ही उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आई मस्ट यूज़ PTR, डीरेफरेंस इट एंड स्टोर माई डिजायर्ड वैल्यू, लेट्स सपोज 20 देयर। एंड इसी तरह मैं इसे यूज़ भी करूँगा किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर डिस्प्ले करना है तो उस तरह मैं डिस्प्ले करूँगा। एंड फाइनली व्हेन आई एम डन आई मस्ट मेक श्योर टू डिलीट दैट, डीएलोकेट दैट पीस ऑफ मेमोरी, और उसके बाद PTR को दोबारा से नल PTR भी करना ना भूलें ताकि हम वो मेमोरी का प्रॉब्लम ना जनरेट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, ये जो मैंने तीन बेसिकली ये पहली दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, नम बनाया और P1 में इसका एड्रेस सेव कर लिया, इसको हम कुछ इस तरह से विजुलाइज करते आए हैं। ये नम का बॉक्स है, इसका एड्रेस है 1750 और वो 1750 मैंने P1 में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हम आज एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं कि अब इस P1 का भी तो कोई एड्रेस होगा। ये जो हमने विजुलाइजेशन की है यहाँ पे मैंने P1 का एड्रेस भी साथ में लिख दिया है, ये भी मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है, इसका भी कोई एड्रेस है, लेट्स सपोज 3240 है। तो इस एड्रेस को भी अगर मैं कहीं स्टोर करना चाह रहा हूँ, जिस तरह नम के एड्रेस को मैं स्टोर करना चाह रहा था, नम वाज एन इंटीजर वेरिएबल, इसका एड्रेस मैंने स्टोर करना था तो मैंने P1 बनाया वेयर P1 इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। इंटीजर का एड्रेस अगर सेव करना है, स्टोर करना है तो पॉइंटर टू इंटीजर बनेगा। डबल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर टू डबल बनेगा, एंड सो ऑन फॉर एनी अदर डेटा टाइप। नाउ अगर मैंने P1 का एड्रेस स्टोर करना है तो P1 का एड्रेस मैं किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर P1 के साथ यूज़ करते हुए अब मैं इसको किसी टाइप के वेरिएबल में सेव करना चाह रहा हूँ। अब नम का एड्रेस, नम एक इंटीजर वेरिएबल है तो नम का एड्रेस एक इंटीजर पॉइंटर है, इसलिए मैंने इंटीजर पॉइंटर बनाया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर में इसका एड्रेस सेव करना चाहूँगा तो वो मुझे नहीं करने देगा, एरर दे देगा, बिकॉज देयर इज़ टाइप मिसमैच। नम का एड्रेस एक इंटीजर पॉइंटर है और इंटीजर पॉइंटर इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, सो इंटीजर पॉइंटर बना लिया। अब अगर P1 का एड्रेस मैंने कहीं सेव करना है, लेट्स सपोज मैं इसे P2 नाम के किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो अब अगेन मुझे यहाँ पे कंपाइलर एरर इंडिकेट कर रहा है। अब ये एरर तकरीबन उसी तरह की एरर है, टाइप मिसमैच की एरर है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि P1 एक इंटीजर पॉइंटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P1 इंटीजर पॉइंटर है। इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस अब किसी इंटीजर पॉइंटर में स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज इंटीजर पॉइंटर इज सपोज टू कंटेन द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल, नॉट द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल। तो पॉइंटर टू इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने के लिए मुझे किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, मुझे पॉइंटर टू अ पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। अब मैंने यहाँ पे देखें, नोट द डिफरेंस बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ P1 एंड P2। इस लाइन को भी उठा के इसके करीब ही ले चलते हैं यहाँ पर। सो अब मैंने अगर इंटीजर का एड्रेस सेव करना था उसके लिए इंटीजर पॉइंटर बनाया। इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो दैट वेरिएबल मस्ट बी ऑफ टाइप पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अगेन किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन को उसके नाम से बैकवर्ड पढ़ते हैं, तो नम से बैकवर्ड आए, नम इज़ एन इंटीजर। P1 से अगर बैकवर्ड आए तो P1 इज़ अ पॉइंटर
टू एन इंटीजर, यानी कि किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और P2 क्या है? P2 को अगर इसी तरह से पढ़ें तो P2 इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, यानी कि ये किसी पॉइंटर टू इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ P1 स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं P2 में डायरेक्टली नाम का एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो वो भी नहीं करने देगा, बिकॉज नाम का एड्रेस अगर मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे पॉइंटर टू इंटीजर बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया P1। सो मैंने यहाँ पे P2 बनाया पॉइंटर टू इंटीजर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर टू इंटीजर विच इज़ P1। इसको अब कैसे विजुलाइज़ करेंगे, इस तीसरी स्टेटमेंट को कैसे विजुलाइज़ करेंगे? तो इसको विजुलाइज़ करेंगे कुछ ऐसे। तो पहले ये वाला पार्ट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था हमारी फिगर में, जो हमने विजुलाइजेशन के लिए बनाई थी। तो नाम इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, इसका एड्रेस मैंने P1 में स्टोर कर दिया, फिर P1 इज़ एन पॉइंटेड टू एन इंटीजर, तो 1750 जो कि नाम का एड्रेस है इसमें आ गया। अब P1 का एड्रेस मैंने इस स्टेटमेंट में, इस तीसरी स्टेटमेंट में मैंने P1 का एड्रेस गेट किया और उसको P2 में स्टोर कर दिया। अब P2 की टाइप क्या है? पॉइंटेड टू इंटीजर, तो P1 का एड्रेस 3240 इधर चला गया P2 के अंदर। ज़ाहिर है P2 का भी कोई एड्रेस होगा, फ़िलहाल हमने यहाँ पे फिगर में नहीं लिखा, लेकिन ज़ाहिर है इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, और लिखना चाहें तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नाउ हाउ डू आई एक्सेस दिस 15 नाउ? अब 15 को एक्सेस करने के पहले मेरे पास दो तरीके थे जो कि यहाँ पे आपके सामने हैं। नाम के थ्रू भी 15 एक्सेस हो रहा था, स्टैटिक P1 के थ्रू भी 15 एक्सेस हो रहा है, लेकिन अब मेरे पास P2 की मदद से भी उसको एक्सेस करने का तरीका या रास्ता मिल गया। P2 की मदद से मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? अब P2 की मदद से अगर मैं एक्सेस करूँगा तो आई मस्ट डी रेफरेंस इट ट्वाइस। ये जो डी रेफरेंसिंग का ऑपरेटर है ये पहले इनसाइड आउट चलेगा, यानी कि पहले ये वाला डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर चलेगा P2 के ऊपर। स्टैटिक P2 इज़ बेसिकली 3240। जब भी किसी वेरिएबल का नाम लेंगे तो उसके कंटेंट्स मुराद होते हैं। नाम का मतलब है 15, P1 का मतलब है 1750, P2 का मतलब है 3240। सो अगर मैं कहता हूँ P2 तो दिस मीन्स 3240। अगर मैं कहता हूँ P2 को एक बार डी रेफरेंस कर लो तो ये क्या करेगा? ये कहेगा जी 3240 पे जाओ और वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठाओ, विच इज़ 1750, विच आर द कॉन्टेंट्स ऑफ P1। नाउ स्टैटिक P2 इज़ नाउ 1750। सो स्टैटिक P2 इज़ P2 डी रेफरेंस्ड वंस, दिस मीन्स P2 को डी रेफरेंस किया तो मुझे 1750 तक वो ले आया। अब 1750 को जब डी रेफरेंस करेंगे वंस अगेन तो आई विल गेट माई डिज़ायर्ड वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 1750 विच इज़ 15। तो इसका मतलब है कि अब नम की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं तीनों एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ। इसको भी चला के भी देख लेते हैं कि इन तीनों एक्सप्रेशंस की आउटपुट 15 ही आएगी, द वैल्यू स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल नम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दीज थ्री एक्सप्रेशंस आर नाउ इक्विवेलेंट। अगर मैं किसी एक की मदद से इसके अंदर कोई चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टैटिक P2 इज़ इक्वल टू स्टैटिक P2 प्लस 10, वहाँ पे स्टोर वैल्यू में 10 का इजाफा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, राइट टू लेफ्ट चलेगी तो पहले राइट हैंड साइड वैल्यूएट होगी, राइट हैंड साइड में पहले ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगा। स्टैटिक P2 विल टेक मी 2 लेवल्स टू हियर 15। अब 15 में मैं ऐड कर रहा हूँ 10, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी 25, और 25 कहाँ स्टोर कर रहे हैं? वो भी यहीं पे स्टोर कर रहे हैं स्टैटिक P2 में। यानी कि P2 को पहले डी रेफरेंस करके यहाँ पहुँचो, फिर इसको डी रेफरेंस करो और यहाँ पे पहुँचो और यहाँ पे स्टोर कर दो 25। अब चूँकि यहाँ पे 25 अपडेट हो गया है, स्टोर हो गया है, तो नाउ अगर मैं तीनों में से किसी भी तरीके से उस वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो नाउ आई विल सी द अपडेटेड वैल्यू विच इज़ 25। एज यू कैन सी तीनों मेथड से, चूँकि वेरिएबल तो वही एक्सेस हो रहा है, वो 25 एक्सेस करेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इंडायरेक्शन। दिस P1 जो मैंने पॉइंटेड टू इंटीजर के तौर पे बनाया था, दिस इज सिंगल लेवल इंटरेक्शन। नाउ दिस इज मल्टीपल इंटरेक्शन कि हम अपने वेरिएबल से अब 2 लेवल दूर चले गए हैं। पहले 1 लेवल दूर थे, उसका एड्रेस हमने स्टोर कर लिया था एक पॉइंटर में, अब पॉइंटर का भी एड्रेस हमने एक और पॉइंटर टू पॉइंटर में स्टोर कर लिया है। तो वेरिएबल तक पहुंचने के लिए अब हमें 2 बार डी रेफरेंसिंग का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। पहली बार डी रेफरेंसिंग का ऑपरेटर यूज़ करेंगे P2 के ऊपर, तो इट विल टेक अस टू P1 1750 के ऊपर डी रेफरेंसिंग का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इट विल टेक अस टू आवर डिज़ायर्ड वैल्यू विच इज़
25। इनिशियली 15 थी यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू, उसके बाद हमने लेटर ऑन इसे चेंज करके 25 कर दिया है अपने इस कोड के नतीजे में। नाउ सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल अगर नम स्टैक पे नहीं बल्कि हीप पे बना हो। हीप पे बना होगा तब भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पे मैं P1 के अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, और कैसे स्टोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब कह रहा हूँ न्यू इंट, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग इट टू नम अ वेरिएबल ऑन स्टैक आई विल बी रिक्वेस्टिंग द कंपाइलर टू एलोकेट अ न्यू इंटीजर ऑन हीप, और उसका एड्रेस मैं P1 में स्टोर कर लूँगा, और उसके बाद मैं उसके अंदर वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी की स्टोर कर सकता हूँ। अब उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेरे पास कितने रास्ते होंगे, इसको अगर विजुलाइज भी कर लें कि अब मैंने अगर कहा कि P1 की मदद से हीप के ऊपर वेरिएबल एलोकेट करो, तो जाहिर है इस वेरिएबल का अब कोई नाम नहीं होगा। इस डॉटेड लाइन के इस तरफ हमने हीप विजुलाइज कर लिए और इस तरफ लेफ्ट साइड पे स्टैक विजुलाइज कर लिए, जैसा कि हम पहले भी करते रहे। तो मैंने इस स्टेटमेंट के थ्रू P1 के थ्रू हीप पे एक नया वेरिएबल एलोकेट करवाया, तो P1 में जाहिर है उसका एड्रेस आ गया जो कि हमने 1750 ज़ूम किया। उसके बाद मैंने P1 का एड्रेस P2 में स्टोर कर लिया, अगेन यही स्टेटमेंट जो पहले भी लिखी हुई थी। तो अब मैंने अगर इस वेरिएबल की वैल्यू में कुछ स्टोर करवाना है तो मैं P1 की मदद से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ और P2 की मदद से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसका अब नाम नहीं है तो इसको नाम की मदद से एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको एड्रेस की मदद से ही एक्सेस करना पड़ेगा। जाहिर है इस वेरिएबल का कोई नाम नहीं है। कैसे एक्सेस करूँगा, अब मैं नाम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अब मैंने उस जो बॉक्स एलोकेट करवाया हीप के ऊपर उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है या वैल्यू देखनी है वहाँ पे पड़ी हुई, तो इस तरीके से एक्सेस करूँगा, स्टैटिक P1 या स्टैटिक P2। उसके पहले एक्सेस करने से पहले वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर भी करवा लेते हैं, वरना गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले होंगी। लेट्स सपोज आई स्टोर 11 हेयर, तो स्टैटिक P1 इज इक्वल टू 11। तो इस स्टेटमेंट ने P1 को डी रेफरेंस करके यहाँ पे इस बॉक्स में हीप के ऊपर 11 स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने इसको एक्सेस किया, दोनों तरीक़ों से एक्सेस किया, 11 ही मिलेगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे वैल्यू एक्सेस की P2 की मदद से, 2 बार डी रेफरेंस करते हुए वहाँ तक पहुँचा और उसमें 10 ऐड कर दिया, तो 11 हो जाएगा 21। और लेटर ऑन जब मैं उसे एक्सेस करूँगा P1 की मदद से या P2 की मदद से, तो आई विल सी द अपडेटेड वैल्यू 21। तो पहली लाइन में आउटपुट आएगी 11 11 और दूसरी लाइन में आउटपुट आएगी 21 एंड 21, ऐसे एक्सपेक्टेड आउटपुट वही है। लेकिन इस केस में अब चूँकि हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट की है, तो आई मस्ट मेक श्योर दैट आई डी एलोकेट इट प्रॉपरली। तो डी एलोकेट करने का क्या तरीक़ाकार होगा, आई विल राइट डिलीट P1, उसके बाद P1 इज इक्वल टू नल PTR। अब नोट करें कि इस केस में P2 को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज P2 इज़ नॉट कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल ऑन हीप। P2 तो स्टैक पे ही पड़े हुए किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो उसको आपको डी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे भी तो इट विल रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर, या वैसे ही वो लॉजिकली भी गलत है कि आपने डी एलोकेट न्यू के थ्रू हीप के ऊपर मेमोरी की है, तो उसी को डिलीट के थ्रू डी एलोकेट करेंगे। कभी भी स्टैक के ऊपर एलोकेटेड मेमोरी को डिलीट के थ्रू डी एलोकेट करने की कोशिश नहीं करनी। सो दिस विल डिलीट P1, दैट इज़ ये वाला जो पीस ऑफ मेमोरी एलोकेट हुआ था ये डी एलोकेट हो जाएगा, और P1 में उसके बाद मैं नल स्टोर कर दूँगा। उसके बाद P1 और P2 जब उनका स्कोप ख़त्म होगा, जब उनकी लाइफ टाइम ख़त्म होगी, इन दिस केस जब ये मेन फंक्शन ख़त्म होगा, तो तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो थ्रू दिस वेरी सिंपल एग्जांपल वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन कि अब हमने अगर पॉइंटर्स का एड्रेस भी किसी जगह सेव करवाना है तो उसके लिए भी पॉइंटर टू पॉइंटर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने P2 का एड्रेस किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप बनाएंगे pointer to a pointer to a pointer to integer P3, let's suppose. So this will be able to store the address of P2. And now once again आपको उस वेरिएबल तक पहुंचने के लिए P3 को 3 बार डी रेफरेंस करना पड़ेगा। इसको एक बार खुद से कर लेंगे, वो चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट बहरहाल यही है, और आमतौर पे वैसे ज़्यादातर केसेस में आपको 2 से ज़्यादा लेवल्स की इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज आपको अलाउ करती है 3, 4, 5, इससे भी डीपर लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन पे जा सकते हैं, लेकिन टिपिकली 2 लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन की ही आपको आमतौर पे ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देख लिया है। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ 1D एरेज, कि आपने 1D एरे अगर हीप के ऊपर एलोकेट करनी है और कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपने एरे का साइज़ यूज़र से लेना है या फाइल से उठाना है, कॉन्स्टेंट नहीं है एरे का साइज़, तो उस केस में आपको एरे हीप के ऊपर एलोकेट करनी पड़ेगी। उसका सिंटेक्स वगैरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था।
टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ 2D एरेज एज वेल, कि 2D एरे को आपने हीप के ऊपर अगर यूज़र से रोज़ और कॉलम्स ले लिए हैं तो उसको कैसे एलोकेट आप करवा सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल है। तो रोज़ में आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं इस केस में खुद से इसको कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज के देयर आर 5 रोज़ एंड देयर आर 6 कॉलम्स, या लेट्स सपोज देयर आर 4 कॉलम्स। सो अगर मैं एक 2D एरे बनाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज के दिस 5 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड दिस 4 द नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिकेट द नंबर ऑफ क्विजेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। के 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके 4 क्विजेज के नंबर आपने एंटर करवाने हैं, स्टोर करवाने हैं। सो अगर मैं एक 2D एरे मार्क्स की बनाना चाहूँगा, रोज़ उसके नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कॉलम्स उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो कंपाइलर मुझे नहीं बनाने देगा। अगेन ड्यू टू द सिंपल रीज़न कि दीज वैल्यूज़ मस्ट बी कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं तो इसलिए वो एरर दे देगा। तो अगेन टिपिकली वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है जब अगेन आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, यूज़र से पूछना चाहते हैं कि कितने आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, कितने आपके क्विज़ेज़ हैं, दोनों चीज़ें यूज़र से पूछ रहे हैं या फाइल से रीड कर रहे हैं। तो इन दैट केस इस किस्म का सिनेरियो की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो दिस वॉन्ट वर्क, तो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करेंगे, एक इस केस में रोज़ बाय कॉलम्स की 2D एरे बनाने के लिए, वही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले आप 1D एरे की बात कर लें। 1D एरे हम कैसे लास्ट टाइम जो सिंटेक्स देखा था उसी को अगर रिपीट कर लें, कैसे एलोकेट करते हैं। तो ARR पॉइंटर का नाम, इसकी मदद से मैं एक इंटीजर एलोकेट करना चाहूँ तो एक इंटीजर ऐसे एलोकेट होगा। अगर एरे ऑफ इंटीजर्स एलोकेट करना चाहूँ तो वो ऐसे होगा, लेट्स सपोज रोज़ साइज़ के। तो रोज़ जो भी वेरिएबल है जिसमें वैल्यू जहाँ से भी आई है, इज एन इंटीजर वेरिएबल, जिधर से आई है वैल्यू, फाइल से आई है, खुद से फिक्स कर दिया आपने, वो उठाएगा और इस केस में 5 इंटीजर्स की एरे हीप पे एलोकेट करेगा, उसका एड्रेस ला के ARR में स्टोर कर देगा। इसको हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था कि नाउ आई कैन यूज़ दिस एरे एज अ नॉर्मल एरे, यानी कि ARR के थ्रू अपने लूप के अंदर मैं इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 0 टू लेस दैन रोज़। उसके बाद एट द एंड जब मैं यूज़ कर चुकूँगा इस एरे को, तो आई मस्ट मेक श्योर टू डी एलोकेट इट प्रॉपरली। उसका तरीक़ेकार क्या है, इस तरह से करेंगे ARR नाल, तो 1D एरे ऐसे एलोकेट होगी। अगर मैंने डबल टाइप की एरे एलोकेट करनी है तो यहाँ पे ARR2 कर दें इसे, तो यहाँ पे इंट की जगह डबल आ जाएगा रोज़, तो यहाँ पे भी डबल आ गया इंट की जगह, और यहाँ पे भी इंट की जगह टाइप के साथ डबल आ गया। सिमिलरली कोई और टाइप की एरे आपने एलोकेट करनी है, वो यहाँ पे टाइप चेंज कर देंगे राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे पॉइंटर की टाइप चेंज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ आई वांट टू एलोकेट, लेट्स सपोज आई वांट टू एलोकेट एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। यहाँ पे एरे ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है, एरे ऑफ डबल्स की बात हो रही है, एरे ऑफ सिंपल डेटा टाइप्स की बात हो रही है, एरे ऑफ पॉइंटर्स भी बनाई जा सकती है। एरे ऑफ पॉइंटर बनाने के लिए क्या करेंगे चेंज, मैं इसी चीज़ को नीचे कॉपी कर रहा हूँ। वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज मैं अब चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मार्क्स है इस एरे ऑफ पॉइंटर्स का नाम। इंटीजर्स की एरे बनानी है तो यहाँ पे लिख रहे हैं इंट। अगर पॉइंटर टू इंटीजर्स की एरे बनानी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर पॉइंटर। अब यहाँ पे इंटू पॉइंटर के दरम्यान स्पेस देना चाहें स्पेस भी दे सकते हैं, ना दें तो तब भी ठीक है। अब इंटीजर पॉइंटर आप देख लें एरर दे दिया इसने, अभी एरर की वजह भी डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स की एरे जब आप एलोकेट करते हैं तो उसका एड्रेस है, उसके बेस, उसका बेस एड्रेस यानी कि एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस एक इंटीजर का एड्रेस है, तो इंटीजर का एड्रेस पॉइंटर टू इंटीजर में सेव हो जाता है। इस तरह डबल्स की एरे एलोकेट करते हैं तो उसका पहला एलिमेंट एक डबल है, यानी कि उसका बेस एड्रेस एक डबल का एड्रेस है, तो डबल का एड्रेस डबल टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर्स की एरे है, इंटीजर पॉइंटर्स की एरे का हर एलिमेंट एक इंटीजर पॉइंटर है, पहला एलिमेंट भी एक इंटीजर पॉइंटर है, उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है राइट हैंड साइड पे। तो एक इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस पोर्शन इज़ एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर पॉइंटर। अब इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस मैंने एक पॉइंटर में सेव करना है, उस पॉइंटर की टाइप क्या होनी चाहिए। अभी जो ऊपर हमने डिस्कशन की यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि इसकी टाइप होनी चाहिए पॉइंटर टू अ पॉइंटर।
एज यू कैन सी कि नाउ एरर इज गॉन। इंटीजर पॉइंटर्स की एरे एलोकेट हो रही है और उसका एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर आ रहा है मार्क्स के नाम से। अब इसको इन दोनों को ज़रा कमेंट आउट कर लें, इस पर फोकस करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ रोज़ साइज़ की एक एरे एलोकेट करो, कहाँ, हीप के ऊपर। न्यू का मतलब है हीप के ऊपर एलोकेट करो। किस टाइप की एलोकेट करो? इंटीजर पॉइंटर्स की। इंटीजर पॉइंटर कितने साइज़ का होता है? हर पॉइंटर 32 बिट मशीन के ऊपर, 32 बिट सिस्टम के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो 32 बिट्स का होगा, 4 बाइट का होगा। सो इंटीजर पॉइंटर्स की एरे एलोकेट की हीप के ऊपर, उसका बेस एड्रेस आ गया विच इज़ द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर पॉइंटर। उसको मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर मार्क्स में स्टोर कर लिया। ये पॉइंटर कहाँ बना हुआ है? ये स्टैक पे बना हुआ है। तो इसको हम कैसे विजुलाइज़ करेंगे? इसको हम कुछ ऐसे विजुलाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस एरे को वर्टिकली विजुलाइज़ कर लिया है। नॉर्मली आज तक हम एरेज़ को हॉरिजॉन्टली विजुलाइज़ करते आए हैं, वो जैसे मर्जी विजुलाइज़ कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। और वर्टिकली विजुलाइज़ करने की इस केस में ख़ास वजह भी है जो कि अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। सो ये वो एरे है जो ग्रीन में यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, जो कि यहाँ पे एलोकेट हो रही है। ये पॉइंटर्स की एरे रोज़ साइज़ की, रोज़ क्या है 5, तो 5 पॉइंटर्स की। इसमें से हर एलिमेंट, हर ये ग्रीन कलर का स्मॉल बॉक्स एक पॉइंटर है। अभी ये एम्प्टी हैं, मतलब यहाँ पे जंक वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उस एड्रेस को स्टोर कर लिया इनटू द पॉइंटर टू पॉइंटर मार्क्स। तो इसका पहला एलिमेंट का एड्रेस विच इज़ 1470 एज़ पर माई एजम्पशन। ये 4-4 के डिफरेंस से आ रहे हैं, 4-4 बाइट का एक बॉक्स है। तो 1470 जो कि इस एरे का बेस एड्रेस है, जो कि अभी हीप पे एलोकेट हुई है, वो इस मार्क्स नामी पॉइंटर टू पॉइंटर में स्टोर हो गया, जो कि स्टैक पे बना हुआ है। सो पॉइंटर्स की एक एरे बना ली। जिस तरह पहले इंटीजर्स की एरे बनाते थे, डबल्स की एरे बनाते थे, किसी और टाइप की एरे बनाते थे, पॉइंटर्स की एरे भी बना सकते हैं, बना ली। सिमिलरली अगर डबल टाइप के पॉइंटर्स की एरे बनाएंगे, यहाँ पे डबल आ जाएगा और यहाँ पे भी डबल आ जाएगा। सो पॉइंटर्स की एरे बन गई रोज साइज़ की, 5 साइज़ की। नाउ 5 इज़ अ वेरिएबल इन दिस केस। नाउ अब मैं अगर हर रोज़ के हर एलिमेंट की बात करूँ, इसकी बात करूँ पहले एलिमेंट की, दिस इज़ मार्क्स सब ज़ीरो। तो मार्क्स सब ज़ीरो, मार्क्स सबस्क्रिप्ट ज़ीरो का मतलब है दिस फर्स्ट पॉइंटर। तो अगर मैं पहले पॉइंटर की मदद से मार्क्स सब ज़ीरो की टाइप क्या है, मार्क्स इज़ अ पॉइंटर टू पॉइंटर, और सब ज़ीरो जब मैं कर लूँगा उसके साथ, तो दिस मीन्स उस एरे के, मार्क्स की एरे के पहले पॉइंटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंटर की बात हो रही है? इस पॉइंटर की बात हो रही है, इस पॉइंटर की बात हो रही है जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किए हैं। तो मार्क्स सब ज़ीरो ये पहला, मार्क्स सब 1 ये, मार्क्स सब 2 ये, सब 3 ये, सब 4 ये। ज़ाहिर है 5 साइज़ की एरे बनाई है तो उसके इंडिसेस 0 से लेके 4 तक है। सो मार्क्स सब ज़ीरो की मदद से मैं चाह रहा हूँ, विच इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, इसकी मदद से मैं चाह रहा हूँ एक नई इंटीजर्स की एरे एलोकेट हो जाए जिसका साइज़ हो कॉलम्स के बराबर, विच इज़ 4 इन दिस एग्जाम्पल। तो मैं चाह रहा हूँ 4 इंटीजर्स की एरे हीप के ऊपर एलोकेट हो और उसका बेस एड्रेस इस पॉइंटर में लाके स्टोर कर दिया जाए। इसको अगर विजुलाइज करेंगे तो अब वो कैसे नज़र आएगी एरे? तो एरे कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये ब्लू में मैंने यहाँ पे ये वाली एरे हाईलाइट की है जो मैंने यहाँ पे एलोकेट की। कॉलम्स के साइज़ दैट इज़ 4 इंटीजर्स के साइज़ की एरे हीप के ऊपर एलोकेट की, उसका एड्रेस ला के कहाँ सेव कर दिया? मार्क्स सब ज़ीरो में। मार्क्स एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है तो इसका हर एलिमेंट एक पॉइंटर होगा। जैसे एरे ऑफ इंटीजर्स का हर एलिमेंट एक इंटीजर होता है, एरे ऑफ डबल्स का हर एलिमेंट एक डबल होता है, इस तरह एरे ऑफ पॉइंटर्स का हर एलिमेंट एक पॉइंटर है। तो उस पॉइंटर की मदद से मैंने कॉलम साइज़ की एक एरे इंटीजर्स की हीप के ऊपर एलोकेट कर ली। नोट करें कि ये जो ग्रीन में एरे है ये पॉइंटर्स की एरे है और ये जो ब्लू में एरे है ये इंटीजर्स की एरे है। सो इसका जो बेस एड्रेस होगा, जो कि मैंने यहाँ पे 1150 ज़ूम किया है, वो यहाँ पे आके पहले पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ दूसरे पॉइंटर की मदद से इसी तरह ये एक एरे एलोकेट करूँ। तो इसी स्टेटमेंट को अगर नीचे कॉपी कर लें, कॉलम साइज़ की एक नई एरे एलोकेट करो हीप के ऊपर, ये मैं कह रहा हूँ, और उसका एड्रेस ला के कहाँ स्टोर कर दो? मार्क्स सब 1 के अंदर स्टोर कर दो। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका ये इफेक्ट होगा कि एक और एरे हीप के ऊपर एलोकेट होके उसका बेस एड्रेस, जो कि इस केस में मैं 3700 ज़ूम कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 एरेज एलोकेट होगी। इसी तरह ही मैं 5 एरेज के साथ यही काम कर सकता हूँ।
marks of 0, marks of 1, marks of 2, marks of 3, marks of eventually marks of यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो पांचों एरेज के साथ जाके 4-4 साइज़ की एरे एलोकेट करवाओ हीप के ऊपर और उन पांचों इंडिसेस के ऊपर उसके पॉइंटर्स स्टोर कर दो। नाउ यू कैन इजीली सी कि दिस कुड बी मच इजीली डन थ्रू अ लूप। तो इसको लूप के थ्रू ही कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स सब आई और ये स्टेटमेंट आ जाएगी एक लूप के अंदर, आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस। ये स्टेटमेंट लूप की बॉडी में आ जाएगी और अब इन चारों स्टेटमेंट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो लूप की पहली इटरेशन में आई 0 होगा तो मार्क्स सब 0 के थ्रू एक नई एरे एलोकेट हो जाएगी, ये होगी। फिर मार्क्स सब 1 के थ्रू अगली इटरेशन में जब आई 1 होगा तो मार्क्स सब 1 के थ्रू एक नई एरे एलोकेट होगी, उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 3 इटरेशंस एज वेल। सो जब ये लूप ख़त्म होगा तब हमारी एरे कैसी दिखाई दे रही होगी, हमारी एरे कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। तो ये लूप की 5 इटरेशंस हुई, रोज़ जितनी इटरेशंस हुई रोज़ 5 है, तो 5 इटरेशंस हुई, हर इटरेशन में एक एक एरे 4-4 साइज़ की एलोकेट होती गई और इसका एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर होता गया। और वो डिफरेंट जगहों पे ज़ाहिर एलोकेट होंगी, कंसेक्टिवली नहीं एलोकेट होंगे। तो इसके एड्रेसेस इसी तरह से मैंने ज्यूम किए, 1150 है, लेट्स सपोज इसका 3700 है एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास पूरा हीप के ऊपर बना हुआ है, ये जो ग्रीन में और ब्लू में हाईलाइटेड है, और ये जो वेरिएबल ग्रे में हाईलाइटेड है ये आपका स्टैक के ऊपर बना हुआ है। तो इनिशियली आपके पास यानी कि स्टैक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंटर्स की एरे का बेस एड्रेस है, लेकिन अब इस पॉइंटर की एरे के बेस एड्रेस से अभी हम देखेंगे कि कैसे आप इंडिविजुअली हर एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी 2D एरे का स्ट्रक्चर बन के कंटेनिंग 5 रोज एंड हैविंग 4 कॉलम्स। सिमिलरली जितने भी यहाँ पे आपने नंबर ऑफ रोज बनाई होंगी, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं या यूज़र से लिए हैं या फाइल से उठाए हैं, उसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर बन जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने नोट करें कि यहाँ पे न्यू कितनी बार यूज़ किया है। न्यू एक बार यहाँ यूज़ किया है, ये पॉइंटर्स की एरे को एलोकेट करने के लिए, ये ग्रीन वाली। उसके बाद रोज़ जो कि 5 है, 5 टाइम्स यहाँ पे लूप के अंदर हमने न्यू का ऑपरेटर यूज़ करते हुए ये 5 एरेज एक एक करके एलोकेट की हैं। और अभी हर जगह पे इन एरे के वैल्यूज़ क्या होंगी, ये खाली पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जंक वैल्यूज़ पड़ी होंगी, गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी होंगी। इनिशियली इस ग्रीन एरे में भी गार्बेज वैल्यूज़ थी, फिर हमने एक एक करके जब लूप के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाई तो यहाँ पे उसके बेस एड्रेसेस आके स्टोर हो गए। फॉर एग्जांपल इसके थ्रू जो एरे एलोकेट हुई वो 7800 पे हुई लेट्स सपोज, तो उसका बेस एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर हो गया। सो नाउ वी वांट टू सी कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। अब एक्सेस करना है एलिमेंट्स को उतना ही आसान है जितना वैसे पहले आप 2D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे। कैसे एक्सेस करते थे? नेस्टेड लूप के थ्रू एक्सेस करते थे। तो नेस्टेड लूप लगा के आप यहाँ पे वही काम कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आउटर लूप चलाता हूँ आई के थ्रू रोज़ के मुताबिक और इनर लूप जे के ऊपर कॉलम्स के मुताबिक। उसके बाद अंदर अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मार्क्स की एरे के रो नंबर आई के कॉलम नंबर जे में कोई वैल्यू स्टोर करवा दो, 0 लेट्स को स्टोर करवा दो। तमाम वैल्यूज़ को मैं 0 से इस तरह इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। तो हर जगह पे यहाँ पे नेस्टेड लूप के अंदर जब वो एक्सेस करेगा सबसे पहले कहेगा रो नंबर 0 के कॉलम नंबर 0 में। तो रो नंबर 0 का कॉलम नंबर 0 कौन है? वो ये वैल्यू, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर रो नंबर 0 के कॉलम नंबर 1 में यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर रो नंबर 0 के कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद अगली रो में जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तमाम रोज़ को ये फिल करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद से नहीं वैल्यू देना चाहता, मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप यूज़र से वैल्यू लेके उसको स्टोर कर सकते हैं कि स्टूडेंट नंबर आई के क्विज़ नंबर जे के मार्क्स आप स्टोर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट लाइन डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर आई+1। वन सेकेंड, चूँकि हमारा आई तो 0 से शुरू हो रहा है,
यूज़र के लिए हम चाहते हैं नंबरिंग 1 से शुरू हो तो i+1 करके डिस्प्ले कर दें। तो स्टूडेंट नंबर i+1 के जितने भी क्विज़ के मार्क्स हैं वो इस केस में हमारी एग्जांपल में 4 हैं, तो वो 4 क्विज़ के मार्क्स यूज़र एंटर करेगा, उनको आप स्टोर करेंगे, उसके बाद अगले स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसको मैं चाहता हूँ कि यूज़र को ये टेबल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो जाए, यूज़र ने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं बाकी वही प्रॉपर्ली स्टोर हुई हैं कि नहीं। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर i+1 और उसके बाद यहाँ पे उसके मार्क्स आउटपुट करवा देंगे उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, और इसको स्पेस से सेपरेट कर दें, और जब एक लाइन कंप्लीट हो जाए तो एंटर डाल दें। तो इसको चला के देखते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 के 4 क्विज़ के मार्क्स एंटर करने के लिए कह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ 10, 9, 8, 5। फिर स्टूडेंट नंबर 2 के मार्क्स हैं 2, 4, 6, 8। स्टूडेंट नंबर 3 के मार्क्स हैं 1, 5, 3, 7। स्टूडेंट नंबर 4 के मार्क्स हैं 2, 4, 4, 8। और स्टूडेंट नंबर 5 के 7, 8, 3, 6। तो 5 स्टूडेंट्स के 4 क्विज़ के मार्क्स मैंने एंटर कर लिए। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोग्राम मुझे दिखा रहा है वही पहली रो के कंटेंट्स जो कि मैंने एंटर किए थे वही स्टोर्ड हैं 10, 9, 8, 5, 2, 4, 6, 8। सेकंड रो में है 1, 5, 3, 7। थर्ड में है 2, 4, 4, 8। फोर्थ में है और 7, 8, 3, 6 पाँचवें स्टूडेंट के लिए 5वीं रो के अंदर पड़ा हुआ। तो वही एक्सप्रेशन मैंने यूज़ करना है जो मैं पहले भी 2D एरेज के लिए यूज़ करता था, मार्क्स सब i सब j। हमने बात की थी कि जब आप किसी 1D एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए आप सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं या अल्टरनेटिवली पॉइंटर नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप 2D एरे के लिए भी आप उसी तरह से पॉइंटर नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पॉइंटर नोटेशन के अंदर इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे आप 1D एरे के लिए कैसे लिखते थे, जब वो कहते हैं ARRI ये पॉइंटर ये सबस्क्रिप्ट नोटेशन में है, तो अगर मैंने इसी को पॉइंटर नोटेशन में लिखना है तो मैं लिखूँगा ARR प्लस I होल डीरेफरेंस्ड। तो दीज टू आर इक्विवेलेंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे 2 बार ये आ रहा है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर I और फिर J के लिए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल मार्क्स एक 2D एरे का पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, इसके सब I सब J को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन कुछ बनेगा। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले इसको मैप कर लें, मार्क्स ऑफ I को मैप कर लें। मार्क्स ऑफ I को मैप करें ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से, ARRI को जैसे मैप करते थे, तो ये बनेगा स्टैटिक मार्क्स प्लस I। इस तरह यहाँ पे ARR प्लस I डी रेफरेंस था, इस तरह ही मार्क्स प्लस I डी रेफरेंस। तो ये हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हो गया इस एक्सप्रेशन के। अब इसको एक बार फिर डी रेफरेंस करना है, इसको एक बार फिर डी रेफरेंस करना है J की मदद से। तो अज्यूम कि ये एक पॉइंटर है और इस सब की वैल्यू में आपने अब ऐड करना है दोबारा से J और सबको फिर एक बार डी रेफरेंस कर देंगे। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अबव एक्सप्रेशन जो कि हमने यूज़ किया। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे एक बार डी रेफरेंस का ऑपरेटर आया कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर नोटेशन के अंदर। यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, तो डी रेफरेंसिंग भी 2 दफ़ा होगी। यहाँ पे ARR वाज पॉइंटर टू इंटीजर, तो एक बार ही उसे डी रेफरेंस करने से हमें क्या मिल जाएगा, इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मार्क्स इज़ पॉइंटर टू एन इंटीजर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको 2 बार डी रेफरेंस करना पड़ेगा, पहले I की मदद से एक बार, फिर J की मदद से, तभी हमें अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू मिलेगी। तो मार्क्स प्लस I डी रेफरेंस्ड, उसके बाद प्लस J होल एक्सप्रेशन डी रेफरेंस्ड। सो दिस इज़ द अबव एक्सप्रेशन इन पॉइंटर नोटेशन। जिस तरह ये थी पॉइंटर नोटेशन फॉर दिस सबस्क्रिप्ट नोटेशन, इसी तरह ही ये है पॉइंटर नोटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सबस्क्रिप्ट नोटेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं अपने कोड के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये नीचे वाला एक्सप्रेशन भी
यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन आई कैन यूज़ दिस वन। सिमिलरली आउटपुट करते वक्त भी मैं यहाँ पे सी आउट के साथ भी यही एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ। इसको चला के देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो उसी तरह ही आउटपुट आ रही है, जो सारी वैल्यूज़ मैंने एंटर की वो तमाम की तमाम उसी तरह ही डिस्प्ले हो रही हैं। तो चाहे आप ये नोटेशन यूज़ कर लें, चाहे आप ये नोटेशन यूज़ कर लें, बोथ मीन द सेम थिंग। और इसके पीछे भी एक्चुअली कंपाइलर यही वाला काम कर रहा होता है। पॉइंटर नोटेशन में अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कुछ टास्क में आपको रिस्ट्रिक्ट भी किया था कि आपने सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज़ नहीं करनी, तो इस तरह यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट आपको पॉसिबली किया जा सकता है कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन आपने यूज़ नहीं करनी 2D एरेज़ के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो इन दैट केस यू मस्ट यूज़ द पॉइंटर नोटेशन। तो पॉइंटर नोटेशन से आपकी वाकफियत होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर गौर करें इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो लेट्स सपोज मैं किसी एक वैल्यू की बात यहाँ पर कर लेते हैं। मैं इस एरे के लेट्स सपोज थर्ड रो के फोर्थ एलिमेंट में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आई वांट टू स्टोर 11 देयर। रो नंबर 2 विच इज़ द थर्ड रो, और कॉलम नंबर 3 विच इज़ एक्चुअली द फोर्थ कॉलम इन दैट रो, वहाँ पे मैं 11 सेव करना चाहता हूँ। मार्क्स 2 3 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे हमने जो विजुलाइजेशन की है इसके मुताबिक ये कौन सी जगह बनती है? रो नंबर 2 इज़ दिस वन, द थर्ड रो, और उसके अंदर फोर्थ वैल्यू, ये वाली वैल्यू की बात हो रही है, 6552 की बात हो रही है, इस लोकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ अपनी कोई डिज़ायर्ड वैल्यू 11। यूज़र से पूछ के भी स्टोर कर सकते हैं, खुद भी कोई फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ तक वो कैसे पहुँचेगा? जब मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो हाउ डज़ द कंपाइलर रीच माई डिज़ायर्ड लोकेशन? तो कंपाइलर एक्चुअली इसके लिए वही पॉइंटर बेस्ड नोटेशन का ही सहारा लेगा, ये वाली नोटेशन का सहारा लेगा, और यहाँ पे i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 यूज़ करते हुए वो वहाँ तक पहुँचेगा अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक, और वहाँ पे 11 को स्टोर करवाएगा। यानी कि ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर लें वहाँ पे 11 स्टोर करने के लिए, या अल्टरनेटिवली ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लें, बोथ मीन वन एंड द सेम थिंग। लेट अस ट्राई टू सी कि वो कैसे एक्सेस कर रहा है इसको। मार्क्स प्लस 2, अब मार्क्स क्या है? मार्क्स इज़ अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इनफैक्ट। तो उसकी वैल्यू क्या है? 1470। तो 1470 में यहाँ पे मार्क्स सब 2, मार्क्स की वैल्यू है 1470। तो 1470 प्लस 2, इस एक्सप्रेशन को नीचे भी कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज़ 1470। तो 1470 में जब 2 ऐड करेंगे, अब यहाँ पे नोट करें कि मार्क्स एक पॉइंटर है, तो 2 एब्सोल्यूट नहीं ऐड होगा, 2 यूनिट्स ऐड होंगे। तो मार्क्स इज़ 1470, सॉरी 4570, 4570। तो 4570 में जो कि है हमारी इस पॉइंटर्स की एरे का बेस एड्रेस, 4570 में जब 2 ऐड करेंगे तो एक्चुअली रिजल्ट 4572 नहीं आएगा, बल्कि ये पॉइंटर्स की अंदर एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स ऐड होंगे, दैट इज़ 2 × 4 ऐड होगा, 8 ऐड होगा। तो दिस विल कम आउट टू बी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉइंटर अरिथमेटिक, दिस विल कम आउट टू बी 4578। इसको भी नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो ये अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 4578। अब 4578 क्या है? ये हमारी डिज़ायर्ड रो का के एड्रेस का एड्रेस है, ये हमारी डिज़ायर्ड रो का एड्रेस है 6540, और 4578 उसका एड्रेस है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, 4578 तक हम पहुँच गए इस एडिशन के नतीजे में। अब 4578 को डी रेफरेंस कर लें, अब 4578 को डी रेफरेंस कर लें, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। 4578 को जब डी रेफरेंस करेंगे तो आप इस डब्बे के, इस बॉक्स के एड्रेस से आप इस बॉक्स के कंटेंट्स तक पहुंच जाएंगे। डी रेफरेंस करने से यही होता है ना कि एड्रेस से आप उसके कंटेंट्स तक चले जाते हैं। तो इस बॉक्स के एक तरफ से दरवाजे पे हैं आप, तो डी रेफरेंस करने से आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो
तो दिस एक्सप्रेशन 4578 डीरेफरेंस्ड विल गिव यू 6540. तो दिस एक्सप्रेशन विच इज़ हाईलाइटेड इज 6540. अब 6540 क्या है? मेरी डिज़ायर्ड रो का बेस एड्रेस है. तो मैं अपनी डिज़ायर्ड रो तक पहुंच गया. अब मुझे अपनी डिज़ायर्ड कॉलम तक पहुंचना है. कॉलम कौन सा है? तीसरा, नंबर 3, दैट इज़ द फोर्थ कॉलम. तो उसके लिए 6540 जो ये वाला एक्सप्रेशन था 6540 बन गया, उसमें 3 ऐड हो रहा है. ये 6540 बन गया, इसमें 3 ऐड हो रहा है. अब 6540 के अंदर जब 3 ऐड होगा तो वंस अगेन ये भी पॉइंटर है, पॉइंटर अरिथमेटिक होगी, पॉइंटर एडिशन होगी. तो 6540 में 3 ऐड करने से 6543 नहीं आएगा, बल्कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हर बॉक्स 4-4 बाइट का है. अगर यहाँ पे डबल्स की एरे होती तो वो 8 से मल्टीप्लाई करता 3 को. यहाँ पे चूँकि इंटीजर्स की एरे है इसलिए 4 से ही मल्टीप्लाई करेगा वंस अगेन. तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें 12 ऐड करेगा. तो दिस विल कम आउट टू बी 6552 which is, as you can see, the address of our desired value, desired location. यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं पड़ा हुआ. अभी तो लेफ्ट हैंड साइड हम एक्सप्रेशन वैल्यूएट कर रहे हैं जहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करना है. तो अब जब 6552 को वैल्यूएट करेंगे, डी रेफरेंस करेंगे सॉरी, तो डी रेफरेंस करने से आई विल गेट इनटू दिस बॉक्स. इस बॉक्स तक पहुँच गए, इस बॉक्स के कॉन्टेंट्स तक पहुँच गए. अब उसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू, यहाँ पे हम 11 स्टोर कर रहे हैं तो 11 स्टोर कर देंगे. दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. कि पहले वो मार्क्स, यानी कि मार्क्स 2 अगर लिखा हुआ है तो पहले वो मार्क्स प्लस 2 करेगा, उसको डी रेफरेंस करेगा. डी रेफरेंस करने से हमें मिल गया था अपनी रो का एड्रेस. फिर उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, जिस कॉलम में आपने जाना है वो ऐड करेगा. अगेन उसमें यूनिट्स ऐड करेगा. 3 ऐड करने से एक्चुअली 3 into 4 यूनिट्स, 3 into 4 बाइट्स ऐड हो रही हैं. तो 6552 विच इज़ आवर डिज़ायर्ड एड्रेस, और उसको डी रेफरेंस करने से आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या वहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू को रीड कर सकते हैं. यानी कि ये एक्सप्रेशन अभी मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ किया है. इसको आप किसी सी आउट स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप किसी सी इन की स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन. हर उस जगह यूज़ कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को जहाँ पे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है. और ये भी यूज़ कर सकते हैं और आमतौर पर यही यूज़ करेंगे. लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया हो तो सबस्क्रिप्ट नोटेशन आपने लेट्स सपोज यूज़ नहीं करनी, तो देन यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंटर नोटेशन. तो मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद दिस पॉइंटर नोटेशन एज वेल. और अब यहाँ पे हमने डिटेल में भी देख लिया, स्टेप बाय स्टेप करके देख लिया कि कैसे हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू तक पहुँच रहे हैं. सो दिस इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ 2D एरेज, जिसको हमने डिटेल में यहाँ पे देख लिया. अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे टाइप चेंज करके इस तरह की फिगर ड्रॉ कीजिए पेपर के ऊपर, और लेट्स सपोज शॉर्ट्स की एरे के लिए यही काम करें. और उसके बाद इस तरह की कैलकुलेशन भी करके देखें. हर एक लोकेशन को एड्रेस दें जिस तरह मैंने यहाँ पे दी हैं, और उसके मुताबिक फिर फार्मूला कैलकुलेट करके देखें कि बाकी वो फार्मूला आपको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक लेके जा रहा है कि नहीं. सिमिलरली डबल टाइप के लिए कर लें एक बार, हमने इंटीजर के लिए किया, एक बार शॉर्ट टाइप के लिए कर लें आप, एक बार डबल टाइप के लिए कर लें. तो दैट शुड बी इनफ. उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम चल रहा है. तो जब भी कंपाइलर इस किस्म का कोई एक्सप्रेशन इनकाउंटर करता है तो उसके पीछे भी एक्चुअली वो यही कैलकुलेशन कर रहा होता है, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया. और यही एक्सप्रेशन आप पहले भी 2D एरेज के साथ यूज़ करते थे. तो जो नॉर्मल स्टैक पे जो 2D एरेज हमने पहले एलोकेट की थी उसके साथ भी आप पॉइंटर नोटेशन यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जा सकता है. ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ ये हमारा प्रोग्राम बन गया है जिसमें हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के 4 क्विज़ेस के मार्क्स ले रहे हैं. यहाँ पे उसके मुताबिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. तो दिस इज़ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ 2D एरे. उसके बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं, और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं. उसके बाद आपने कोई एवरेज कैलकुलेट करनी है वो भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हैं, क्विज़ वाइज एवरेज करनी है, स्टूडेंट वाइज एवरेज करनी है, रो वाइज या कॉलम वाइज एवरेज करनी है. जो काम आपने पहले भी किए हैं वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. एट द एंड प्रोग्राम टर्मिनेट्स. मेन में हमने सारा कोड लिखा हुआ है और मेन ख़त्म हो जाता है. नाउ कैन यू सी एनी प्रॉब्लम विद आवर कोड? समझ आनी चाहिए आपको कि देयर इज़ अ स्वेयर प्रॉब्लम विद आवर कोड. व्हेन द मेन फिनिशेस,
स्टैक पे बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और स्टैक पे तो सिर्फ ये वेरिएबल बना हुआ है मार्क्स, तो मार्क्स नाम का वेरिएबल स्टैक पे बना हुआ है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So when the scope is finished, this variable marks will be destroyed. But what about all of this memory which was allocated on heap? ये तो आपने रिक्वेस्ट करके न्यू के थ्रू खुद एलोकेट करवाई थी, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको आप डी एलोकेट नहीं करके गए, तो ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया? दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीक, कि ये वाला तो खुद ही से डिस्ट्रॉय हो जाना है जब स्कोप खत्म होगा। बट व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दिस मेमोरी? आपने एलोकेट की थी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपसे मुराद प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस सबको प्रॉपर्ली डी एलोकेट भी करके जाए। तो अब डी एलोकेट नहीं करेंगे तो यू आर जनरेटिंग मेमोरी लीक्स थ्रू योर प्रोग्राम। सो तरीक़ेकार क्या होगा इसको डी एलोकेट करने का? लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे व्हेन आई एम डन यूजिंग दिस एरे, आई से डिलीट मार्क्स। अब मार्क्स चूँकि एक एरे है, मार्क्स की मदद से एक वेरिएबल नहीं एलोकेटेड, मार्क्स के पॉइंटर की मदद से ये पूरी एरे एलोकेटेड है, तो यहाँ पे मुझे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेंगी। और उसके बाद मैं कह दूँगा मार्क्स इज़ इक्वल टू नल PTR, ताकि वो डैंगलिंग पॉइंटर भी ना बना रह जाए। बना डिलीट तो होगी एरे, मार्क्स के अंदर अभी भी उसी का एड्रेस पड़ा होगा, तो मार्क्स इज इक्वल टू नल PTR करना भी ज़रूरी है। तो जब मैंने कहा डिलीट मार्क्स, तो उसने ये वाली एरे डिलीट कर दी। मार्क्स के थ्रू जाहिर है ये वाली एरे एलोकेटेड थी, तो ये वाली एरे डी एलोकेट होगी, और मार्क्स को नल भी कर दिया आपने। तो इसके अंदर अब 4570 नहीं पड़ा हुआ, ना 4570 एक्चुअली आप देखेंगे अगर 4570 यहाँ पे पड़ा हुआ है तो दिस इज़ नाउ अ डैंगलिंग पॉइंटर बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी हैज़ बीन डी एलोकेटेड। सो 4570 की जगह मैंने यहाँ पे नल स्टोर कर दिया। देखिए अभी भी मामला कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दिस एरिया जो कि यहाँ पे ब्लू में हाईलाइटेड है, ये तमाम तो नहीं आपने डी एलोकेट किया। इसका मतलब है कि स्टिल योर प्रोग्राम इज़ जनरेटिंग मेमोरी लीक। इसका मतलब है कि हमने ये एरे अभी डी एलोकेट नहीं करनी, इसको डी एलोकेट करना है लेकिन बाद में। इस ग्रीन वाली एरे को डी एलोकेट करना है लेकिन बाद में। किसके बाद? पहले इनको डी एलोकेट कर लें, क्योंकि अगर इसको डी एलोकेट कर लिया तो इस तक जाने का रास्ता नहीं बचेगा। इन ब्लू एरेज़ का पता सिर्फ इस ग्रीन वाली एरेज़ के अंदर स्टोर्ड है। ज़ाहिर है इन एरेज़ का कोई नाम तो नहीं है, तो इस तक अगर पहुंचना है ज़ाहिर डी एलोकेट करने के लिए पहले पहुंचना तो पड़ेगा। एड्रेस मालूम होगा तो आप डी एलोकेट करेंगे। सो पहले हम इन तमाम एरेज़ को जो ब्लू में एलोकेटेड है उनको डी एलोकेट करेंगे, एंड फाइनली वी विल डी एलोकेट दिस एरे। इसका मतलब है कि ये कोड हमने लिखना है लेकिन ये कोड बाद में आएगा। इससे पहले आप इन तमाम एरेज़ को, ये जो इंटीजर्स की एरे ब्लू में हाईलाइटेड है, इन तमाम को एक एक करके डी एलोकेट करवाएंगे। एक एक करके ये एलोकेट हुई थी, कहाँ पे एलोकेट हुई थी? यहाँ पे एलोकेट हुई थी लूप के थ्रू। तो लूप के थ्रू एलोकेट हुई हैं, तो लूप के थ्रू ही इनको यहाँ पे डी एलोकेट भी करेंगे। ये वही लूप है i इक्वल टू 0 i लेस देन रोज, मार्क्स i के थ्रू जहाँ पे हम नई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं उस मेमोरी को डिलीट कर दो। मार्क्स सब i, मार्क्स सब 0 का क्या मतलब है? मार्क्स सब 0 का मतलब है 1150। तो 1150 पे जो मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, 1150 से ऑनवर्ड जो मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, ये 4 इंटीजर्स की जो मेमोरी पहली एरे एलोकेटेड है उसको डी एलोकेट कर दो। नाउ सिंस दिस इज एन एरे, नॉट दिस पोर्शन इज एन एरे, नॉट इन सिंगल इंटीजर वेरिएबल, देयरफॉर आई मस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू डी एलोकेट इट प्रॉपर्ली। सो व्हाट विल दिस स्टेटमेंट डू? ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी? तो इन द फर्स्ट इटरेशन व्हेन i 0, तो मार्क्स सब 0 के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है वो डी एलोकेट हो जाएगी। इन द फर्स्ट इटरेशन दिस एरे वुड बी डी एलोकेटेड। और साथ ही अब 1150 के थ्रू हमने इस एरे को डी एलोकेट कर लिया, तो साथ ही ऑलवेज रिमेंबर कि अब मार्क्स आई डैंगलिंग पॉइंटर बन गया है। सो उसको जिस भी पॉइंटर को आप डी एलोकेट कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी बताया था, अगली लाइन में उसको नल PTR करना ना भूलें, उसको नल PTR नल पॉइंटर बनाना ना भूलें। तो ये वाली एरे डी एलोकेट होगी इन द फर्स्ट इटरेशन, यहाँ पे 0 आ गया। इन द नेक्स्ट इटरेशन i इज़ 1, तो मार्क्स 1 के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है, मार्क्स 1 है ये वाला, तो इस 3700 के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है उसको डी एलोकेट किया जाएगा। दैट इज़
इस एरे को डी एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी नल स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी इटरेशन आएगी लूप की, I2 हो जाएगा। अब मार्क्स सब 2 के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है उसको डी एलोकेट कर दिया जाएगा, इस एरे को डी एलोकेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे भी नल स्टोर कर देंगे। उसके बाद चौथी इटरेशन में मार्क्स सब 3 के थ्रू ये जो चौथी एरे एलोकेटेड है इसको डी एलोकेट कर देंगे और यहाँ पे नल स्टोर कर देंगे। और फिर फाइनली इस लूप की पांचवी और आखिरी इटरेशन के अंदर आप मार्क्स ऑफ 4 को, दैट इज़ पांचवी रो को डी एलोकेट कर लेंगे और यहाँ पे नल स्टोर कर देंगे। तो ये तमाम ब्लू वाला पोर्शन प्रॉपर्ली डी एलोकेट हो गया। नाउ कमिंग आउटसाइड द लूप, और डी एलोकेट भी हो गया और ये तमाम पॉइंटर भी नल हो गए। नाउ कमिंग आउटसाइड द लूप, अब वो मार्क्स के थ्रू एलोकेटेड एरे को डी एलोकेट करेंगे जैसा कि हमने पहले करने की कोशिश की थी। तो दिस एरे वुड बी डी एलोकेटेड एंड फाइनली मार्क्स के वेरिएबल के अंदर जब आप नल सेव कर देंगे तो ये पॉइंटर भी प्रॉपर्ली नल पॉइंटर बन जाएगा, डैंगलिंग पॉइंटर नहीं रह जाएगा। एंड फाइनली व्हेन मेन एंड्स, जब वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है जहाँ पे ये मार्क्स का वेरिएबल बना हुआ है स्टैक के ऊपर, तो ये वाला वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमने इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कोड नहीं लिखना। तो दैट इज़ हाउ यू प्रॉपर्ली डी एलोकेट अ 2D एरे। तो ये वाला पोर्शन जो ब्लू में हाईलाइटेड है ये इंटीजर्स की एरेज हैं। यहाँ पे अगर देखें तो दीज आर एरेज ऑफ इंटीजर्स। ये ब्लू में है, जो भी बॉक्स यहाँ पे शोन है वो इंटीजर टाइप का है, तो वो बाद में एलोकेट हुए थे, लेकिन डी एलोकेट होते हुए जाहिर है पहले डी एलोकेट होंगे, क्योंकि अगर इसको पहले डी एलोकेट कर देते थे तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं बचता था। जो ग्रीन में यहाँ पे बॉक्सेस हाईलाइटेड हैं इस इलस्ट्रेशन के अंदर, दे आर पॉइंटेड टू इंटीजर्स, और जो ग्रे में यहाँ पे ये जो एक पॉइंटर हाईलाइटेड है, दिस इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर। तो दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप इसकी डेटा टाइप भी आसानी से यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये वाली एरेज ऑफ इंटीजर हैं जहाँ पे एक्चुअली डेटा टाइप इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव होंगी। ये पॉइंटर्स हैं जिसके अंदर हर रो के जो एलोकेटेड है हीप के ऊपर उसका एड्रेस स्टोर्ड है, और फाइनली इस एरे का बेस एड्रेस आपके पास स्टैक पे पड़े हुए एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो ये हमने कोड देख लिया, डी एलोकेशन ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड 2D एरे। सो एलोकेट करते वक्त आपने गिना था कि एक बार न्यू यहाँ पे हो रहा है पॉइंटर्स की एरे एलोकेट करने के लिए, उसके बाद रोज़ दफ़ा यानी कि 5 दफ़ा इन दिस एग्जांपल यहाँ पे न्यू हो रहा था हर रो के लिए एक एरे अलग से एलोकेट करने के लिए, जिसमें 4-4 जो कि कॉलम्स हैं 4-4 एलिमेंट्स हैं। तो 5 दफ़ा ये लूप चलता है, उसमें न्यू चलता है, और एक बार ये 6 दफ़ा न्यू हुआ। तो याद रखिए कि जितनी बार आप न्यू यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर को एलोकेट करने के लिए, उतनी बार ही डिलीट भी यूज़ करेंगे तो तभी डी एलोकेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 न्यूज़ की मदद से मेमोरी एलोकेट करें और उसको इकट्ठा डिलीट कर दें। अगर 3 न्यू करके कोई मेमोरी एलोकेट हुई है, वो 3 डिलीट करके ही डी एलोकेट होगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि न्यू के थ्रू मैंने एक मेमोरी एलोकेट की है, इसमें से आधी वापस कर लो, आधी डिलीट कर लो और आधी ना डिलीट करो। नहीं, जो मेमोरी इकट्ठी एलोकेट हुई है वो इकट्ठी ही डी एलोकेट होगी, पिक एंड चूज़ नहीं उसमें से आप कर सकते। सो 1 + 5 6 दफ़ा हमने न्यू यूज़ किया, और यहाँ पे 6 दफ़ा ही हम डिलीट यूज़ कर रहे हैं। 5 दफ़ा पहले हर एक रो को डिलीट करने के लिए, ये 5 दफ़ा ये डिलीट किए, और फिर 1 दफ़ा इसको डिलीट करने के लिए, पॉइंटर्स की एरे को डिलीट करने के लिए। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि कोई भी मेमोरी स्ट्रक्चर अगर आपने कुछ n नंबर ऑफ़ न्यू ऑपरेशंस के थ्रू एलोकेट किया है, तो वो n नंबर ऑफ़ डिलीट ऑपरेशंस के थ्रू ही डी एलोकेट भी होगा। अगर उसे कम कर रहे हैं तभी गलती कर रहे हैं, अगर उसे ज़्यादा आप डिलीट यूज़ कर रहे हैं तब भी आप गलती कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि पहले ये एरे एलोकेट हुई थी पॉइंटर्स की, और बाद में उन पॉइंटर्स की मदद से इंटीजर्स की एरे एलोकेट हुई थी। तो डी एलोकेट करते वक्त ऑब्वियसली हमें रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि अगर इसको पहले डी एलोकेट कर देंगे तो यहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो पहले इस पोर्शन को डी एलोकेट करेंगे जाते हुए रिवर्स में, और फिर फाइनली इस एरे को डी एलोकेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डी एलोकेट करते वक्त पहले ये लूप में हम इंडिविजुअल रोज़ को डी एलोकेट कर रहे हैं, एंड फाइनली फिर उस पॉइंटर्स की एरे को, इस एरे को जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, इसको डी एलोकेट कर रहे हैं।
तो होपफुली ये सारी डायनामिक एलोकेशन 2D एरे की और डी एलोकेशन और यूजेज भी ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें होपफुली अब तक समझ आ गई होंगी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस 2 मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए आप करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में। अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक आपकी किताब में डिस्कस नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमने आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर डिस्कस किया है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसमें से चीज़ें मैं पूछूंगा, एग्ज़ाम के अंदर भी पूछूंगा ज़ाहिर है, और लैब के अंदर भी इसमें से चीज़ें होंगी और आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये किताब के अंदर डिस्कस नहीं है, बट होपफुली इस लेक्चर के अंदर हमने इनफ डिटेल में इसे डिस्कस कर ली है, तो इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो इसको जाके ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर हमने रोज़ और कॉलम्स हमने फिक्स कर लिए थे। इसको यूज़र से पूछ लें या फाइल से उठा लें, तो फाइल से आपने रीड करने और उसके मुताबिक इसको करने की कोशिश करें। सिमिलरली हमने अब डायनामिक एलोकेशन पढ़ ली है 2D एरेज की, तो आपने असाइनमेंट लास्ट असाइनमेंट के अंदर जो आपका एक टास्क था 2D एरेज वाला, क्वेश्चन नंबर 4 था आपकी लास्ट असाइनमेंट का, तो उसके अंदर भी 2D एरे यूज़ हो रही थी। तो वहाँ पे हमने कांस्टेंट साइज़ की बनाई थी, ताकि चूँकि हम वेरिएबल साइज़ की इस वक्त नहीं बना पा रहे थे। तो अब आप वो वाला काम भी डायनामिक एरे के थ्रू कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए वो वाला सवाल अपना मॉडिफाई कीजिएगा क्वेश्चन 4 लास्ट असाइनमेंट का, और उसको इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू आप 2D एरे को एलोकेट करके उसके थ्रू ये सारा काम एक बार करके देख लीजिएगा। बट मेक श्योर कि डायनामिक एलोकेशन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली डी एलोकेट भी करें। ये वाला काम नहीं भूलना, वरना मेमोरी लीक जनरेट कर रहे होंगे अपने कोड से। सो उससे अच्छी प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा। उससे पहले मैं कह चुका हूँ मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए खुद से बना के भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब अगर इस 2D एरे को आप किसी फंक्शन में भेजना चाहते हैं तो उस तरह ही भेज सकते हैं जिस तरह हम पहले 1D एरे को भेजते थे, इस तरह अब 2D एरे को भी फंक्शन में भेजा जा सकता है। लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ डिस्प्ले एरे का, जो कि 2D एरे रिसीव करेगा। अगर 1D एरे के लिए लिखते हैं ये फंक्शन, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एरे लेता है और उसका साइज़ लेता है। अगर मैं 2D एरे भेज रहा हूँ तो इट विल टेक अ पॉइंटर टू पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पॉइंटर्स की एरे को पॉइंट कर रहा है और वो हर पॉइंटर फिर एक इंटीजर्स की एरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये 2D स्ट्रक्चर के लिए मार्क्स का सिर्फ पॉइंटर चाहिए आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, और साथ में 2 चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ दैट 2D एरे। तो इस तरह से आप ये डायनामिकली एलोकेटेड 2D एरे किसी फंक्शन में डिस्प्ले करने के लिए भेज सकते हैं। इनपुट लेनी है उसके लिए भी इस तरह ही यूज़ करेंगे, यानी कि आपने अगर एक फंक्शन लिखना है इनपुट एरे का, तो 2D एरे डिक्लेयर करें मेन में, और उसके बाद इनपुट एरे के थ्रू यूज़र से इसे इनपुट करवाएं, यानी कि ये आपने करने हैं इम्प्लीमेंट, यूज़र से इनपुट करवाएं वैल्यूज़। और वंस अगेन इस केस में पॉइंटर जा रहा है, एरे की कॉपी नहीं बनेगी, तो पॉइंटर उसी एरे को पॉइंट कर रहा होगा जो आपने भेजी है, तो यूज़र जो भी इनपुट देगा वो उसी एरे में स्टोर हो जाएगी। फिर डिस्प्ले एरे, फिर सिमिलरली एवरेज सम के लिए भी आप अलग से फंक्शन लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपने एलोकेट करवानी है लेट्स सपोज एरे, लास्ट टाइम हमने बात की थी फंक्शन की, ऐसे फंक्शंस की जो कि पॉइंटर रिटर्न करते हैं। तो अगर आपने एरे एलोकेट करके उसका साइज़ लेट्स सपोज रिटर्न करना है, तो सॉरी एरे रिटर्न करनी है, 1D एरे रिटर्न करनी है, तो आप इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करते हैं। अगर 2D एरे रिटर्न करवानी है तो आप इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर रिटर्न करेंगे। तो लेट्स सपोज एलोकेट एरे का आप एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जिसके अंदर आप बताएंगे कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स की एरे एलोकेट करनी है, और वो उतने रोज़ और उतने कॉलम्स की इंटीजर्स की एरे एलोकेट करके उसको रिटर्न कर देगा। तो जिस तरह आप पॉइंटर टू इंटीजर किसी फंक्शन से रिटर्न करते थे या पॉइंटर टू इंटीजर किसी फंक्शन में पास करते थे, उससे ही पॉइंटर टू पॉइंटर भी पास किया जा सकता है और पॉइंटर टू पॉइंटर भी रिटर्न किया जा सकता है। बट अगेन रिटर्न करते वक्त उसी चीज़ का ख्याल रखना है आपने जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, कि ये पॉइंटर किसी स्टैक पे पॉइंटेड मेमोरी को, स्टैक पे एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट ना कर रहा हो, हीप पे पॉइंट कर रहा होना चाहिए, या किसी ऐसी जगह पॉइंट कर रहा होना चाहिए जो कि फंक्शन से पहले से एलोकेटेड है, यानी कि फंक्शन के किसी लोकल वेरिएबल को ना पॉइंट कर रहा हो। सो ये 3 फंक्शन खुद से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इससे भी मज़ीद प्रैक्टिस का आपको मौका मिलेगा 2D एरेज़ की।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने यही मेजरली डिस्कस किया है 2D एरे की एलोकेशन और डी एलोकेशन और उसका यूजेज, एंड वी हैव डिस्कस्ड पॉइंटेड नोटेशन फॉर 2D एरेज एज वेल। 1D एरेज के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।